नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं, जमनालाल बजाज। हाँ, एक ऐसा नाम जो राजस्थान से निकलकर सिर्फ एक कामयाब उद्योगपति ही नहीं बने, बिल्कुल, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के आप कह सकते हैं एक मजबूत सिपाही और महात्मा गांधी के बहुत करीबी सहयोगी भी रहे। सही कहा। और हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है, जिसका टाइटल है जमनालाल बजाज, राष्ट्रभक्त उद्योगपति और गांधी जी के 5वें पुत्र। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इतने सफल बिजनेसमैन ने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। और ये भी कि उन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र क्यों कहा गया, ये अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे हमेशा से थोड़ी हैरान करती है, सोचिए एक आदमी जो बिजनेस में इतना ऊपर है, उसने खुद को अपनी मर्जी से गुलाम नंबर 4 क्यों कहा होगा? हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। क्या था इसके पीछे, कोई गहरा मतलब? चलिए इसी की परतें खोलते हैं। शुरुआत उनके अर्ली लाइफ से करते हैं, ठीक है? हाँ, जमनालाल जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889 को राजस्थान में सीकर जिला है ना, वहाँ काशी का बास नाम का गांव है। अच्छा। लेकिन बहुत कम उम्र में ही वर्धा के एक काफी अमीर व्यापारी थे, सेठ बचराज बजाज, उनके पोते सेठ शिव नारायण बजाज ने उन्हें गोद ले लिया था। ओके। और वहीं फिर उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखी और कहना होगा अपनी समझदारी से बहुत जल्दी काफी सफल हो गए। तो व्यापार में तो वो सेट हो ही गए थे, फिर ये देशभक्ति की तरफ इतना गहरा झुकाव, ये कैसे हुआ? क्या सिर्फ देश के हालात देखकर दुखी थे या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, सिर्फ दुख होना नहीं कह सकते, ये शायद उससे ज्यादा गहरी बात थी। एक अंदरूनी बेचैनी थी। वो अंग्रेजी हुकूमत में भारत की जो हालत थी, आम लोगों की तकलीफें थीं, उससे वो बहुत परेशान रहते थे। और इसी परेशानी ने उन्हें राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा। और जो उन्होंने खुद को गुलाम नंबर 4 कहा ना, हाँ। वो कोई मामूली बात नहीं थी। सोचिए, उस जमाने का एक सफल भारतीय उद्योगपति ऐसा कह रहा है। सही बात है। ये उनकी अपनी सोच और गुलामी की जो पीड़ा थी उसको दिखाता है। वो मानते थे कि पहले गुलाम भारत माता, फिर देशी रियासतें, तीसरा सीकर ठिकाना और चौथे नंबर पर वो खुद। ये उनकी प्राथमिकता थी। वाह, ये एक तरह से उनकी आत्म स्वीकृति थी पराधीनता की। बिल्कुल। और इसी दौरान उनका गांधी जी से मिलना हुआ, और वो मिलना सिर्फ मिलना नहीं रहा, एक बहुत गहरा रिश्ता बन गया। तभी तो उन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाने लगा। पर ये रिश्ता बना कैसे इतना गहरा? ये टाइटल असल में उनके पूरे समर्पण का और गांधी जी के लिए उनकी जो निस्वार्थ सेवा थी उसका प्रतीक है। उन्होंने सिर्फ गांधी जी के विचारों को सुना नहीं, उनको पूरी तरह से अपनाया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। ये रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं था, बल्कि विचारों का, आदर्शों का और काम करने के तरीकों का एक गहरा तालमेल था। अच्छा। और गांधी जी ने भी उनके समर्पण को पहचाना और उन्हें अपने बेटे जैसा माना। तो इतने सफल उद्योगपति होते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनका रोल क्या था? सिर्फ पैसे देना ही था या कुछ और भी? नहीं, पैसे देना तो था ही, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ, उसमें तिलक स्वराज फंड में उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी, एक मिसाल थी। बिल्कुल। लेकिन उनका योगदान सिर्फ पैसों तक नहीं था। वो सिर्फ डोनर नहीं थे, वो आंदोलन की स्ट्रैटेजी में भी शामिल थे। जैसे वो मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है, और इसी सोच के तहत उन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए का दान दिया था। अब सोचिए, उस माहौल में ये कितना हिम्मत वाला और दूर की सोच वाला कदम था। हाँ, ये वाकई अलग बात है। और उन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर का पद भी संभाला था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ उनके बिजनेस वाले अनुभव का कुछ खास फायदा हुआ होगा? बहुत ज्यादा। हाँ। ये बहुत जरूरी सवाल है। ट्रेजरर के तौर पर उन्होंने सिर्फ पैसे जमा नहीं किए, उन्होंने अपने बिजनेस स्किल्स का इस्तेमाल किया कांग्रेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक करने में, उसको प्रोफेशनल बनाने में। अच्छा। पैसों का सही हिसाब रखना, फंड्स ठीक से इस्तेमाल हो ये पक्का करना, ये सब उस मुश्किल वक्त में संगठन को चलाने और आंदोलन को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी था। उनका जो बिजनेस वाला दिमाग था ना, वो आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हुआ। सही है। बिजनेस,
स्वतंत्रता संग्राम, और इसके साथ साथ वो सोशल रिफॉर्म्स में भी काफी इन्वॉल्व थे, जैसे वो चरखा संघ की स्थापना। हाँ बिल्कुल, 1927 में उन्होंने बलवंत सावलाराम देशपांडे के साथ मिलकर जयपुर के पास एक गांव है अमरसर, वहाँ चरखा संघ शुरू किया। इसका मकसद क्या था? सिर्फ खादी को बेचना? नहीं, सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि गांधी जी का जो सपना था ना, ग्राम स्वराज का, आर्थिक आत्मनिर्भरता का, उसको जमीन पर उतारना था। इससे हजारों गांव के परिवारों को, खासकर महिलाओं को रोजगार मिला, उनमें एक आत्मविश्वास जगा और वो सीधे सीधे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। इसने स्वदेशी की भावना को घर घर तक पहुंचाया। चरखे के अलावा और कौन कौन से सामाजिक काम थे जिनसे वो जुड़े हुए थे? लिस्ट तो काफी लंबे है। वो जैसे नशा मुक्ति के लिए काम करते थे, दलितों के उद्धार के लिए जिसे हरिजन सेवा कहा गया, गौ रक्षा के लिए भी लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से, और स्वदेशी शिक्षा को भी बहुत बढ़ावा दिया। और हाँ, वर्धा में जो सेवाग्राम आश्रम बना, हाँ वो तो बहुत फेमस है, उसमें उनकी जमीन और उनके रिसोर्सेज दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। वो बाद में गांधी जी की एक्टिविटीज का और स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा सेंटर बना। तो अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो क्या निचोड़ निकलता है, मतलब क्या सार है? मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी एक कमाल के बैलेंस का उदाहरण है। ये दिखाती है कि आपकी अपनी कामयाबी, आपका पैसा, आपका रुतबा, ये आपको समाज और देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी से दूर करने का कारण नहीं बनना चाहिए। सही बात। उन्होंने ये साबित किया कि एक टॉप का उद्योगपति होते हुए भी आप सेवा, त्याग और देश प्रेम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्य बना सकते हैं। बिजनेस, सोशल वर्क और देशभक्ति, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है और सीखने लायक है। तो संक्षेप में कहें तो जमनालाल बजाज सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वो एक समर्पित देशभक्त थे, एक दूर की सोचने वाले समाज सुधारक थे और गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने पर्सनल सक्सेस और देश सेवा के बीच एक ऐसा रास्ता बनाया जो आज भी हमें राह दिखाता है। बिल्कुल, और उनका जीवन आज भी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है ना, कि क्या आज के टाइम में भी पर्सनल सक्सेस और जो हमारे पास साधन है उनका इस्तेमाल हम समाज और देश की बड़े लक्ष्यों के लिए उसी तरह